Hello students, today you are going to learn the second part of the chapter 2 stories about flying. The title of this chapter is The Black Aeroplane. In this video, you will get the complete explanation of this chapter as well as the previous year questions in the description और comment box. आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग 2 stories about flying का, जिसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। और इसके साथ ही इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल का सीबीएसई के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, जो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप जा सकते हैं उस लिंक पर। इन दिस स्टोरी द राइटर फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैज़ गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अस. If we are hopeful, if we have courage, then we can get anything, we can get success. This is the theme, the central idea of this story. The writer Frederick Forsyth is a British writer. He is also novelist, journalist, former spy and occasional political commentator. His books which were very popular are The Day of the Jackal, The Odisha Foil, The Fourth Protocol, The Dogs of War, etc. Now, explanation of story. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. नरेटर और राइटर इस स्टोरी में दोनों एक ही हैं. फ्रेडरिक फॉर्सिथ कहते हैं कि आसमान में अभी मून ऊपर आ ही रहा था पूरब की ओर से, और वह मून उसके पीछे था, और यानी कि वह वेस्ट की ओर आगे बढ़ रहा था. ईस्ट की ओर मून था और वह आगे बढ़ रहा था वेस्ट की ओर. स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. तारे अभी भी चमक रहे थे, यानी कि पूरी तरह से सुबह नहीं हुआ था. देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आसमान बिल्कुल साफ था, उसमें कोई बादल नहीं थे. आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कहता है कि आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था. कहाँ पर? बी एलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कंट्री साइड मीन्स गांव, यानी कंट्री मीन्स ऐसे हम लोग कहते हैं देश, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एक और मीनिंग है. कंट्री मीन्स गांव. तो पूरा गांव जो सो रहा था, अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, इसलिए उनके ऊपर से अकेले उड़ान भरने में लेखक बहुत खुशी महसूस कर रहा है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. ये जो है ओल्ड डकोटा, ये डकोटा नाम है उसके एरोप्लेन का, उसका अपना पर्सनल एरोप्लेन है, उसका नाम डकोटा है. और कहता है कि वह अपने उस ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. वह सोच रहा था, कल्पना कर रहा था. ड्रीम मीन्स यहाँ कल्पना करना, अपने छुट्टी के बारे में, क्योंकि वह अपने घर वापस जा रहा था इंग्लैंड, और अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए जा रहा था. इसलिए उन्हीं कल्पनाओं में वह डूबा हुआ था. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. उसने अपनी घड़ी की ओर नज़र डाला, देखा कि अभी 1:30 1:30 हो रहे थे. इन द मॉर्निंग कहने का सेंस कि अभी मॉर्निंग होने वाला था, अभी हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मॉर्निंग लिखा है राइटर ने. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थाउट. और उसे लगा कि पेरिस कंट्रोल रूम से एक बार कांटेक्ट करना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए. As I looked down past the nose of the aeroplane,
आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। क्योंकि सामने उसने देखा अपने एरोप्लेन के नोज, कहने का मतलब फ्रंट पार्ट की तरफ से, तो उसे दिखाई दिया एक बड़े शहर में जलती हुई लाइटें, जगमगाता हुआ शहर। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। उसने अपना रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल रूम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं डकोटा DS-088 से बात कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ। ओवर। और उधर से जवाब मिला। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत उसका जवाब मिला, उसका उत्तर मिला। DS-088 आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS-088 ओवर। कंट्रोल रूम से उसे मैसेज मिला कि मैं आपको सुन पा रहा हूँ, और उसके एरोप्लेन के नाम से ही वह पहचाना जाता है, इसलिए जवाब मिला कि DS-088 यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। आप जिस तरफ जा रहे हैं उससे 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाएं। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। उसने अपना मैप चेक किया, अपना कंपास देखा, और फिर स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड, और फिर दूसरे को स्विच किया, और अपना फ्यूल टैंक, उसमें कितना ईंधन था अभी ये देखने के लिए, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। 12 डिग्री वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर अपने एरोप्लेन को मोड़ा इंग्लैंड की ओर जाने के लिए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थाउट। उसने सोचा कि मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट के समय से पहले पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा सा इंग्लिश यानी इंग्लैंड का जो ब्रेकफास्ट होता है उसको याद करता है वह। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था और एक बहुत ही आरामदायक फ्लाइट था, या उसकी जर्नी में कहीं कोई परेशानी नहीं थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अभी वह पेरिस से, फ्रांस के पेरिस शहर से 150 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। तभी उसे दिखाई दिया सामने कि बादल आ गए हैं। स्टॉर्म क्लाउड्स, स्टॉर्म यानी तूफान, टेम्पेस्ट यानी सामान्य बादल नहीं थे, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, ह्यूज मीन्स वेरी बिग, वास्ट, बहुत बड़े। वह बादल सामान्य नहीं था, बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा था। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऐसा दिख रहा था मानो कि काले काले पहाड़ सामने खड़े हों आसमान में, उसके रास्ते में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। उसे पता था कि अपने उस एरोप्लेन को उस बादल के टुकड़े से वह ऊपर की ओर नहीं ले जा पाएगा। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई राउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और न ही उस डार्क क्लाउड के नॉर्थ की तरफ यानी बाएं दाएं किसी भी तरफ, नॉर्थ या साउथ किसी भी तरफ उसको मोड़ करके भी नहीं ले जा सकता है, क्योंकि उसके पास फ्यूल पर्याप्त नहीं था, उसके पास ईंधन इतना नहीं था कि वह मुड़ करके जाए लंबे रास्ते को अपना करके। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस। आउट टू मीन्स शुड होता है, एक बार सोचता है। आई थाउट, सोचा कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वह घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, वह अपने घर का नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, और उसने सोचा कि मैं रिस्क लेता हूँ, मैं
इस बादलों के बीच से गुजरने का जोखिम उठाता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और अपने उस पुराने डकोटा को यानी अपने उस एरोप्लेन को सीधे स्टॉर्म के बीच से उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जैसे ही बादलों के बीच वह पहुंचा, बादलों के अंदर पहुंचा, चारों तरफ से काला काला वातावरण हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतने घने बादल थे कि बाहर का कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और चूंकि वह तूफानी बादल था इसलिए एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, ऊपर नीचे बाएं दाएं लड़खड़ाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, और लेखक ने कंपास की तरफ देखा जो डायरेक्शन बताता है उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को कंपास कहते हैं। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और कंपास की ओर जब देखा तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसका कंपास गोल गोल घूमने लगा था, यानी कि वह खराब हो चुका था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करने वाला था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड टू, और बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे जो एरोप्लेन को उड़ाने में मदद करते हैं वे भी खराब होने लगे थे अचानक से। आई ट्राइड द रेडियो, और कहता है कि मैंने रेडियो ट्राई किया, उसमें जो कंट्रोल रूम से बात करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको रेडियो कहते हैं, और वह आवाज़ दिया, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, यानी कि उसका रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, न तो उसका कंपास ठीक था न ही उसका रेडियो ठीक था, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब हो रहे थे और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह कहाँ है, किस जगह पर है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान, और वह उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और तभी अचानक से उन काले बादलों में बिल्कुल अपने एरोप्लेन के पास ही उसे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके एरोप्लेन के विंग्स पर, उसके डैनों पर, पंखों पर कोई लाइट नहीं लगे हुए थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर भी वह अपने पास में ही, अपने बगल में ही उड़ते हुए उस एरोप्लेन को देख पा रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवार्ड्स मी, मैं उस एरोप्लेन के पायलट को भी देख पा रहा था जिसका फेस मेरी ओर मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और बहुत खुश हुआ वह एक दूसरे आदमी को देख करके उस विषम परिस्थिति में, उस मुश्किल परिस्थिति में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वह दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था वह अपना हाथ ऊपर उठाया एंड वेव्ड, हवा में लहराया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, और ऐसे वह इशारे से कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरे साथ चलो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि नरेटर का जो है वह तूफान में खो गया है। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और लगा नरेटर को कि वह मेरी मदद करना चाह रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और धीरे धीरे उसने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, इसके नरेटर के एरोप्लेन के सामने लाया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसका पीछा करना यानी उसके पीछे पीछे चलना आसान हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और नरेटर बहुत खुश हुआ उस एरोप्लेन के पीछे पीछे चल करके, ठीक उसी तरह से जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चा अपने बड़ों के पीछे चलता है। आफ्टर हाफ एन आवर
द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और आधे घंटे के बाद भी, आधे घंटे की उड़ान के बाद भी वह ब्लैक एरोप्लेन अभी भी उसके सामने, उसके डकोटा एरोप्लेन के सामने ही उड़ रहा था उन बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब देखा नरेटर ने कि उसके एरोप्लेन में, एरोप्लेन के फ्यूल टैंक में केवल 5 से 10 मिनट तक और आगे उड़ान भरने लायक ईंधन, फ्यूल बचा हुआ है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फ्राइटेंड यानी भयभीत, और फिर से भयभीत होना शुरू कर दिया लेखक। वह फिर से डरने लगा कि अगर कहीं फ्यूल ख़त्म हो गया बीच में तो क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तभी उसने देखा कि वह ब्लैक एरोप्लेन धीरे धीरे नीचे जाने लगा और नरेटर ने भी उसका पीछा किया, अपना एरोप्लेन उसके पीछे पीछे नीचे लाना शुरू किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me। और अचानक से, सडनली देखा कि वह बादलों का जो बड़ा पहाड़ था वह समाप्त हो गया, वह बादलों से बाहर निकल गया और सामने दिखाई पड़ा क्या, 2 long straight lines of lights, 2 लाइट के लंबे कतार। एरोप्लेन उतारने के लिए एयरपोर्ट पर नीचे लाइट की पंक्तियां बनी होती है, लाइंस बने होते हैं, ताकि रात के समय एरोप्लेन उतरते समय उस पट्टी को, उस हवाई पट्टी जिस पर एरोप्लेन उतारना हो, उसको ठीक से पहचान सके किस जगह पर उतरना है। और इट वॉज अ रनवे। और जैसे ही वह देखा तो वह खुश हो गया कि ये तो रनवे है, यहाँ पर एरोप्लेन उतर सकता है। एन एयरपोर्ट, उसे आश्चर्य हुआ कि नहीं, एयरपोर्ट आ गया। आई वॉज सेफ, लगा कि मैं अब सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और फिर मुड़ करके वह देखा अपने उस ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट की तरफ जिसे वह अपना फ्रेंड कह रहा है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन देखा कि आसमान बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं दिखाई पड़ रहा है। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और उसने अपने एरोप्लेन को लैंड किया और एरोप्लेन से बाहर आकर के टहलते हुए वह उस एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के तरफ जा रहा है, कंट्रोल टावर की तरफ, और कहता है कि आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे। उसे कोई अफसोस नहीं है उस ओल्ड डकोटा से, क्योंकि उसका एरोप्लेन पुराना था और इसके बाद भी इस मुश्किल परिस्थिति से उसे जीवित लेकर के आ गया। इसलिए अपने एरोप्लेन के बारे में वह कहता है कि आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was। और वह जाकर के कंट्रोल रूम में जो वुमन, एक महिला जो बैठी हुई थी, उससे वह पूछा कि वह कहाँ है और जो दूसरा एरोप्लेन था वह कहाँ गया, उस कौन सा एरोप्लेन था, उसका पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, उसने कहा कि मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और वह वुमन जो कंट्रोल रूम में थी वह बहुत ही विचित्र तरीके से उसके तरफ देखी, स्ट्रेंजली, आश्चर्य से। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंसने लगी और पूछती है अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टू नाइट, कहा कि आज की रात और कोई दूसरे एरोप्लेन हवा में नहीं उड़ रहे हैं। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार,
उसने कहा कि केवल आपका ही एरोप्लेन था जिसको मैं अपने रडार पर, रडार कहते हैं उस मशीन को जो दूर के चीज़ों को, हवा में उड़ते हुए चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है एयरपोर्ट पर कंट्रोल रूम में। तो उसने कहा कि रडार पर मैं केवल आप ही का एरोप्लेन देख पा रही थी और कोई एरोप्लेन नहीं था अभी हवा में। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब वह सोचने लगा नरेटर कि आखिर किसने मेरी मदद की, कौन मेरी मदद किया इस तरह से सुरक्षित मुझे यहाँ पर पहुँचाने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना कोई एक्स्ट्रा फ्यूल के, बहुत कम फ्यूल जितना मेरे पास था उतने ही फ्यूल में, उतना ही ईंधन में। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? वह सोचने लगा कि आखिर वह स्ट्रेंज, जो विचित्र ब्लैक एरोप्लेन था, उसको कौन उड़ा रहा था इस तूफान में, और बिना लाइट के उड़ाने वाला वह पायलट कौन था। यह बात स्पष्ट नहीं है इस स्टोरी में कि वह कौन था जिसने उसकी मदद की। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, हु वाज द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन, और व्हाट वाज द ब्लैक एरोप्लेन, वाज इट अ रियल एरोप्लेन और ओनली इमेजिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा इट वाज ओनली द इमेजिनेशन ऑफ द नरेटर because there was no aeroplane in real in the sky. If there would be a aeroplane, the control room could detect it, so we can say that it was only the hopefulness, courage and positive thinking of the narrator which made an image of aeroplane in the storm, and it helped him to reach safely to his home. This is the story. Thanks for watching.